नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। इसी प्रकार बंगाल का जो पहला गवर्नर हुआ वो कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 है। इनके ही समय में प्लासी का युद्ध हुआ दोस्त। कब? 1757 में। प्लासी जगह कहाँ पे है? प्लासी है बंगाल में। प्लासी जगह कहाँ है? बंगाल में दोस्त। इस युद्ध के बाद अंग्रेजी शासन का वास्तविक जो है नींव पड़ गया, मतलब कि इसका फाउंडेशन स्टोन पड़ गया था प्लासी युद्ध के बाद में। प्लासी युद्ध विजय प्राप्त किए अंग्रेज। ठीक है दोस्त। अब 1765 में आते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद के संधि के द्वारा मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी राइट मतलब रुपया, पैसा, राजस्व का अधिकार जो प्राप्त कर लिए। कौन? अंग्रेज प्राप्त कर लिए थे दोस्त। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट लागू किया दोस्त। आइए समझते हैं कि डुअल गवर्नमेंट क्या होता है, द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन कब से कब चला? तो 1765 से 1772 तक चला। 1772 में इनको हटा दिया गया था दोस्त। तो द्वैध शासन में क्या होता था कि कंपनी क्या करती थी? तो दीवानी राजस्व वसूलती थी। मतलब जैसे कि रुपया, पैसा, टैक्स लगाने का काम कंपनी करती थी। लेकिन जैसे कि निजामत, जैसे कि प्रशासन हो गया, न्याय हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक का मेंटेनेंस हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब काम किनको दे दिया गया था? नवाब को। तो बताइए कि बिना रुपया पैसा का कोई आदमी प्रशासन, न्याय और पुलिस व्यवस्था और पब्लिक को कंट्रोल, ठीक है, पब्लिक की जो आवश्यकताएं को पूरा कैसे कर सकता है? तो ये व्यवस्था धीरे धीरे जो नवाब का जो स्थिति था, जो बंगाल का स्थिति था, बहुत कमजोर कर दिया गया। और जब ये सारी व्यवस्था पब्लिक को नहीं मिल पाता था, जैसे उनको प्रशासन ठीक से न्याय नहीं मिलता था, उनको पुलिस व्यवस्था ठीक से नहीं मिलता था, इनको आवश्यकता से अधिक टैक्स आरोपित किया जाता था, तो इनको लेकर के उत्तरदायित्व ठहराता था किसको? नवाब को जिम्मेवार ठहराता था दोस्त। लेकिन जो राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास था? कंपनी के पास था। लेकिन कंपनी तो राजस्व वसूल के देती नहीं थे उसको, नवाब को। अब देखिए द्वैध शासन का क्या क्या दोष रहा। तो अधिकार कंपनी के पास था, लेकिन उत्तरदायित्व नवाब के पास था। ये बिल्कुल गलत है दोस्त। जिसके पास अधिकार हो उन्हीं के पास उत्तरदायित्व होना चाहिए, लेकिन इस केस में बिल्कुल गलत था। इससे क्या हो गया? भ्रष्टाचार में वृद्धि हो गई, चोरी चकारी, भूखमरी, ठीक है, बढ़ गई दोस्त। प्रशासन कमजोर हो गया। इसका जो मुख्य कारण हुआ, ठीक है, इससे इसका जो रिजल्ट निकला कि 1770 में क्या हो गया? अकाल पड़ गया दोस्त। भयंकर अकाल पड़ गया बंगाल में 1770 में। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण अधिकारी को देखते हैं। जैसे बंगाल में कौन था? तो बंगाल में था मोहम्मद राजा खान। और बिहार क्षेत्र में कौन था इनका महत्वपूर्ण अधिकारी? राजा सिताब राय। एग्जाम फैक्ट्स देख लीजिए। तो द्वैध शासन के जनक किसे कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक कहेंगे। द्वैध शासन कब से कब चला? तो 1765 से 1772 ईस्वी के बीच चला था। और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ दोस्त। इनको याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अब इसके बाद आए वेरेलस्ट आए, जो 1767 से 69 में। कंपनी अधिकारियों के भ्रष्टाचार में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। ये आए और ये भी मतलब कि एक भ्रष्ट ही पदाधिकारी थे।
ठीक है, ये भ्रष्ट ही गवर्नर थे। राजस्व का शोषण जारी रहा। देख लीजिए कि 1770 में फेमाइन आने वाला है, मतलब कि आपको क्या कहते हैं उसको, अरे अकाल पड़ने वाला है। 1770 में अकाल पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा स्थिति हो गया है, लेकिन इसके बाद भी ये राजस्व का शोषण जारी रख रहा है दोस्त। अब आते हैं कार्टियर पर। 1769 से 1772 इनका कार्यकाल रहा। इनके ही काल में जो बंगाल में महान अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में, इस अकाल का कारण क्या था हम लोग देखे थे। जो दोहरी नीति था उनका, क्या कि मतलब कि जितना भी जिम्मेवारी वाला काम था वो नवाब को दे दिया गया था, और राजस्व व्यवस्था वसूलने का काम कंपनी के हाथों में था। तो ये डुअल गवर्नमेंटशिप जो कर रहा था, यही कारण था दोस्त कि बंगाल में इतना महान अकाल पड़ा। लगभग 1 करोड़ लोग इस अकाल से प्रभावित हुए दोस्त। जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। 33% सोच सकते हैं, ये नष्ट हो गया दोस्त इस अकाल की वजह से। कंपनी ने इसके बाद भी क्या किया, कर वसूली जारी रखा दोस्त, कर वसूली जारी रखा। अब देख लीजिए इस बच्चा का हाल, देख लीजिए इनकी माता का हाल, यहाँ का पब्लिक का हाल देख लीजिए किस प्रकार से बुरी व्यवस्था थी। लेकिन ये हुए कार्टियर भाई साहब, इनको जो होता है ना, दिल पसीज नहीं रहा है, लगातार ये टैक्स का वसूली कर रहा है दोस्त। एग्जाम फैक्ट याद रखिए कि कार्टियर के काल में ही अकाल 1770 में पड़ा था दोस्त। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा 1772 से 1774 में। वो आए और आते आते सबसे पहले क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त किया। क्योंकि जब पब्लिक ही नहीं रहेंगे तो शासन किस पे करेंगे। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 33% लोग उस अकाल से क्या हुए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, मर गए। और लगभग 1 करोड़ लोग पर इसका प्रभाव पड़ा दोस्त। तो कितना खतरनाक पॉलिसी था डुअल गवर्नमेंटशिप, द्वैध जो शासन चल रहा था, ये बहुत ही खराब था। तो वारेन हेस्टिंग्स आए और इसको समाप्त कर दिया। कब, 1772 ईस्वी में। बंगाल, बिहार और ओडिशा का प्रत्यक्ष प्रशासन कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। डायरेक्ट मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ में वो क्या किया, तो प्रशासनिक सुधार किए। राजधानी को मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद कहाँ है, और मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया, कोलकाता में। मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ लाया है, लाई है कोलकाता में दोस्त। कोषागार, कोषागार को भी कोलकाता स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने प्रशासनिक में मुख्य रूप से 2 सुधार किए। राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, कोलकाता, और कोषागार कोलकाता स्थानांतरित कर दिया। अब न्यायिक सुधार देखते हैं इन्होंने क्या क्या न्यायिक सुधार किया है। तो 1772 ईस्वी में जिला दीवानी अदालत स्थापित की। दीवानी अदालत मतलब कि जैसे कि लैंड से संबंधित डिस्प्यूट होता था, इनको देखा जाता था जिला दीवानी अदालत में। इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष जैसे कलेक्टर, जैसे अभी डीएम है उसी प्रकार से उस समय कलेक्टर हुआ करता था। और दीवानी जैसे राजस्व वसूलने का अधिकार, ये सब डीएम या कलेक्टर के पास होते थे। इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था भूमि विवाद, लगान विवाद जैसे कि राजस्व वसूलने संबंधित विवाद, और संपत्ति विवाद को देखभाल करता था, मतलब उसको देखता था। जिला दीवानी अदालत। अब दूसरा क्या किए, जिला फौजदारी अदालत, जैसे कि आप समझ सकते हैं एसपी के द्वारा।
इनका जो अध्यक्ष बनाया गया जिला फौजदारी को, ये भारतीय अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया। इसका जो सहायक था, इसमें था सहायक, काजी और मुफ्ती। सर्वोच्च अदालतें कहाँ कहाँ थी? तो सर्वोच्च अदालतें सदर दीवानी अदालत, ये भी लैंड डिस्प्यूट, आपको रेवेन्यू डिस्प्यूट, ये सारी डिस्प्यूट देखती थी कौन? सदर दीवानी अदालत। इसका जो मेन जो सिचुएशन था, मतलब था, वो कहाँ सिचुएशन था? इसका मेन था सदर दीवानी अदालत, ये था कोलकाता में दोस्त। और सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत भी कहाँ पे था? कोलकाता में। ये दोनों का लोकेशन कहाँ है? कोलकाता में दोस्त। राजस्व का सुधार, इजरेदारी प्रथा, राजस्व सुधार के अंतर्गत इन्होंने इजरेदारी प्रथा अपनाई। इजरेदारी प्रथा में इन्होंने क्या किया? पंचवर्षीय बंदोबस्त कर दिया, मतलब कि 5 वर्ष तक बंदोबस्ती। जैसे कि मान ले कि आप कोई किसान को लैंड दे दिया, तो इस लैंड को 5 वर्ष तक बंदोबस्त कर दिया, कि मतलब उस पर आप कमाइए, खाइए, और जो भी टैक्स होता है वो टैक्स सरकार को आप पे कीजिए। ये इजरेदारी प्रथा लागू कब हो गया? तो 1772 ईस्वी में यह प्रथा लागू हो गया दोस्त। इसको वसूलता कौन था? तो वसूलीकरण भाई इसका था, जो सर्वाधिक बोली लगाएगा वही वसूली करेगा दोस्त। ठीक है, जो सर्वाधिक बोली लगाएगा वही इसको वसूली करवाएगा। राय रायन क्या था? तो राय रायन इनका हिसाब को देखभाल करता था कि कौन आदमी टैक्स दिया, लैंड जो रेवेन्यू होता था वो दिया कि नहीं दिया, जमा किया कि नहीं जमा किया, 5 साल इसका हो गया तो उनको फिर से मतलब कि जारी बंदोबस्ती करवाया कि नहीं करवाया, ये सब देखभाल राय रायन करते थे। और प्रथम जो भारतीय राय रायन थे वो कौन थे? प्रथम भारतीय राय रायन राजबल्लभ थे। प्रथम भारतीय राय रायन राजबल्लभ थे। अब देखते हैं शिक्षा और संस्कृति में सुधार। इन्होंने शिक्षा, जैसे कि कोलकाता में मदरसा का स्थापना करवाया। कब? 1781 में। कोलकाता में मदरसा का स्थापना 1781 में करवाए थे। अब आते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो एग्जामिनर का ये चहेता क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ और कौन की? तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ और स्थापना करने वाले संस्थापक हुए सर विलियम जोन्स। प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट, जो 1780 में प्रकाशित हुए। इसका संपादक कौन था? इसका संपादक था जेम्स अगस्त हिक्की। जेम्स अगस्त हिक्की इनका संपादक था दोस्त। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देख लेते हैं। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण प्रभाव हुआ दोस्त, प्रभावी नियंत्रण। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जब दोनों जो थे वो कहाँ पे था? वो सब ब्रिटेन में था। लेकिन यहाँ पर इंडिया में कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको महारानी ने 1600 ईस्वी में बोला था कि जाइए आप ईस्ट प्रदेश के साथ में व्यापार कीजिए, तो इनको चेक्स एंड बैलेंस करने वाला कोई था ही नहीं। जो दोनों थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये कहाँ पे थे? ये इंग्लैंड में थे। तो इस पर जो प्रभावी पहला नियंत्रण लगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लगा दोस्त। इसमें क्या क्या हुआ? तो गवर्नर का पद बढ़ाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के तहत बनाया गया? पहले तो बंगाल में गवर्नर चल रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस एक्ट के तहत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। मद्रास और बम्बई, देखिए मैप में, ये बम्बई है
और ये मद्रास है। इस दोनों को क्या कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया दोस्त। जो बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उनको उनके अधीन कर दिया गया, बम्बई को और मद्रास को। इनका कार्यकाल कब कब कितने वर्ष रहा? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा दोस्त। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स पर। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 इनका कार्यकाल रहा। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्त। इन्होंने क्या क्या किया? तो 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कोलकाता में किसने की? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे इनका मुख्य न्यायाधीश था दोस्त। अब देखते हैं नंद कुमार का प्रकरण। नंद कुमार ने हेस्टिंग्स पर क्या किया? करप्शन का आरोप लगा दिया। लेकिन नंद कुमार को देखिए क्या होता है, उसके साथ जालसाजी किया गया, उसको फंसाया गया। ठीक है, और फंसा करके उसको फांसी दे दिया गया। सोचिए, इन्हीं इसी प्रकार का जो मर्डर होता है उनको बोलते हैं जुडिशियल मर्डर। उन्होंने, अंग्रेज ने, गवर्नर ने क्या किया? नंद कुमार को जुडिशियल मर्डर कर दिया, मतलब उनको जालसाजी के आरोप में फंसा करके फांसी दे दिया दोस्त। अब देखते हैं प्रमुख युद्ध। जैसे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी में। और संधि कौन सा हुआ? तो सलवाई के संधि के तहत 1782 में ये युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, 1780 से 84, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मैंगलोर संधि। 1784 में जो मैंगलोर में संधि हुई थी, इस संधि के तहत ये समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया। इसका प्रावधान क्या क्या था, क्या क्या इसमें बातें थी? तो कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। ठीक है, नियंत्रण तो 1773 में जो आए रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत भी बढ़ गया था, लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, तो इस पर और ज्यादा क्या हुआ? बढ़ गया इस पर, मतलब कि नियंत्रण में ला लिया ब्रिटिश सरकार। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बताए हुए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और कहाँ पे था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सब ब्रिटेन में ही था। भारत में इसको तो कंपनी को देखने ही बुलाना था कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो इनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था किया गया। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी का राजनीतिक कार्य सरकार के क्या हो गया? अधीन हो गया। जितना भी पॉलिटिकल कार्य करेगा, ये अब ब्रिटेन सरकार के अधीन किया जाएगा। अब उनका अन्य कार्य देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड, पहले देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके बाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब रिंग फेंस पॉलिसी, जैसे कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी क्षेत्र कंट्रोल किया जाता था, इनको ही क्या बोला जाता था? रिंग फेंस पॉलिसी। मतलब चारों तरफ से जो मेन जो जगह था, उनको क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे। और उसके बाद ये जितना भी रजवाड़ा पड़ता था बीच में, उनको ये अपना में मिला लेते थे। इसी को बोला जाता था रिंग फेंस पॉलिसी। इसमें जो मुख्य पद जो गठित हुआ, ये हुआ सारिस्तेदार। सारिस्तेदार पद का गठन हुआ दोस्त। अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
इनका कार्यकाल 1786 से 93 में एवं 1805 में इनका कार्यकाल रहा दोस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार देख लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड आया कब? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड आया। इनका मुख्य सिद्धांत क्या था? तो शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से क्या कर दिया? अलग कर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनका न्यायिक सुधार देखते हैं। तो भ्रमणशील अदालतें का गठन किया इन्होंने। देखिए इमेज में दिखाया गया है कि कैसे ये लोग भ्रमण करके अदालत न्याय करते थे। मान लीजिए कि कभी गांव में कुछ हो गया या फिर कोई शहर में कुछ हो गया, तो ये लोग वहां पे जा करके न्याय करते थे दोस्त। कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां वापस ले ली। क्या कर लिया? कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां इन्होंने वापस ले ली। और पुलिस सुधार, कॉर्नवालिस के पुलिस सुधार को देखते हैं। तो उन्होंने दरोगा व्यवस्था करवाया। हाँ, और दरोगा व्यवस्था में पुलिस के थाना और पुलिस थाने का जो थानेदार बनाया, किसको बनाया? दरोगा को। जमींदारों से पुलिस अधिकार वापस ले लिए। जब थाना आ ही गया, पुलिस थाना बन ही गया, तो जमींदारों से क्या कर लिया इन्होंने? पुलिस का अधिकार छीन ले लिए दोस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कब लगा? तो अस्थाई बंदोबस्त योजना किसका था? ये तो लगा 1793 में, लेकिन इस योजना किसका था? अस्थाई बंदोबस्त की योजना था सर जॉन शोर का योजना था। इस किस क्षेत्र पर लागू हुआ? तो ये बंगाल में, देखिए मैप में, ये बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ और बनारस में हुआ था दोस्त। इन क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ दोस्त। इनकी विशेषता क्या था? तो जमींदार भूस्वामी बने। लगान अस्थाई रूप से निर्धारित किया गया। भुगतान न होने पर, अगर पेमेंट होने में अगर देरी होती थी या नहीं दे पाता था किसान, तो उनका जमींदारी क्या होता था? जब्त, सीज कर लिया जाता था। कॉर्नवालिस की उपाधियां क्या क्या है? इनके कौन कौन कार्य किए, इसी से उपाधि बनता है। तो भारतीय सिविल सेवा के जनक कहलाते हैं कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त के जनक कहलाते हैं कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कहलाते हैं कॉर्नवालिस दोस्त। अब आते हैं सर जॉन शोर, जो 1793 से 98 उन्होंने 5 वर्ष शासन किए। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। कहने का मतलब कि जो चल रहा है उनको चलने दो। भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में कोई इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ये एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्त, इनको देख लीजिए। ये इसका कार्यकाल, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 रहा है दोस्त। ये है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का सबसे जो सहायक जो टूल था, जो इंपॉर्टेंट, जो प्रभावी टूल था, ठीक है, ये क्या था? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। इनकी शर्तें क्या थी सहायक संधि की? तो इनके शर्तें थी, अंग्रेजी सेना रखनी होगी। जितने भी रजवाड़े थे, जितने भी राजा थे, उनको बोला गया कि आपको अंग्रेजी सेना रखनी होगी। उनका खेवा खर्चा, ठीक है, देना होगा। मतलब इसका जितना भी खर्च होगा आप ही वहन करिएगा। विदेश नीति, जैसे कि उस राजा रजवाड़ा का विदेश नीति होता था, विदेशों के साथ मतलब ट्रेड करना हुआ, उसका बहुत सारा बात रहता है। देखते हैं फॉरेन मिनिस्टर क्या क्या करते रहते हैं। तो वही विदेश नीति जो था ये कंपनी के अधीन आ गया। जो भी सहायक संधि के अंतर्गत आएगा, ये सारे जो नियम हैं उन पर
लागू हो जाएगा दोस्त। अब देखते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन-कौन हुआ। तो सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो हैदराबाद। 1798 ईस्वी में हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया दोस्त। अब आया बारी 1799 में। 1799 में मैसूर, टीपू सुल्तान की तो मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद मैसूर सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके बाद आया अवध। इसके बाद 1802 में पेशवा ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली और 1804 में आखिरी सिंधिया ने सहायक संधि स्वीकार कर ली दोस्त। तो याद कर लिए कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन है? तो हैदराबाद। अब आते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम के कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने ही की थी 1800 ईस्वी में। कहा? कोलकाता में किया था दोस्त। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मैसूर पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो गया। समझ ही रहे हैं कि सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि मान लिया गया मैसूर में। तो समझिए, और सहायक संधि का तो टर्म ही था, उसका शर्त ही था कि जो सहायक संधि स्वीकार करेगा वो उसका विदेश नीति मिलिट्री रहेगा अंग्रेज का, लेकिन खर्चा और उसका जितना भी उस पर सैलरी होगा ये सारे संबंधित राज्य ही वहन करेंगे। तो सेना उसका हो गया, विदेश नीति उसका हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक बात है उस पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो गया। अब इनका महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं वन लाइनर। तो द्वैत शासन किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि 1765 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। दीवानी अधिकार कंपनी के पास में, मतलब कि राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास में था दोस्त। बंगाल में अकाल पड़ा 1770 में। द्वैत शासन समाप्त कब हुआ? हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स आए तो सबसे पहले द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ की जो भारतीयों की जो दशा थी 1770 में एकदम जर्जर हो चुकी थी दोस्त। इजरेदारी प्रथा हेस्टिंग्स ने चलाया, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बोली लगवाते थे, ठीक है, मान लो कि 4-5 गो आदमी है, ये सब बोली लगवाते थे कि जो सबसे ज्यादा माल गुजारी देगा उसी को ये वसूलने के लिए देते थे। राजराजन क्या थे? राजस्व अधिकारी थे, वो लेखा जोखा रखते थे। पहला राजरोहन भारतीय कौन हुआ? तो राजबल्लभ पहला हुए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुआ। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में हुआ। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किए थे। बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुए? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में दोस्त। इस सुप्रीम कोर्ट का जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे ये थे एलिजा इम्पे। नंद कुमार का प्रकरण हम लोग समझ ही रहे हैं कि ये हेस्टिंग्स से जुड़े हुए हैं। हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और हेस्टिंग्स ने इन्हें जालसाजी में फंसा करके उनको फांसी दे दिया, नंद कुमार को। सलवाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में। और मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। कॉर्नवालिस कोड 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। सर जॉन शोर क्या था? तो ये योजना के निर्माता थे।
दरोगा व्यवस्था कौन लाया, मतलब पुलिस व्यवस्था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अहस्तक्षेप की नीति, जॉन शोर। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।